प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और अपन ने डिस्कस किया था कि जब टू पैरेलल वायर्स हैं और उनमें करंट पास हो रही है तो फोर्स उन वायर्स के कारण कितना होगा, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में अपन देखेंगे, टॉर्क का डेरिवेशन करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क ऐड करता है इस करंट कैरिंग कॉइल में। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज आर द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जिसमें से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या, नेक्स्ट है आपकी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप नहीं, मतलब करंट कैरिंग लूप आप इसको क्या कहो, ABCD, ये क्या है आपका करंट कैरिंग लूप है विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंडिंग इन साउथ पोल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक फॉर्म का रेक्टेंगुलर लूप है, इसलिए BC की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू AD। देखा है क्या, BC इज इक्वल टू AD विच इज स्मॉल b, एंड BA इज इक्वल टू CD या AB इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू द लेंथ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सिंस इन चार सेगमेंट्स में AD, AB, BC और CD, इन चारों सेगमेंट में करंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स इन चारों सेगमेंट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए आइए पहले अपन निकालते हैं फॉर सेगमेंट BC सेगमेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको कैसे निकालेंगे अपन ने पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना हो जाएगा, I इंटू L क्रॉस B, ठीक है। अगर अपन इसको रिजॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाता है ILB साइन थीटा, और ये जो थीटा था, दिस थीटा वाज, थीटा था एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट IL एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पे देखिए करंट क्या है, इधर से इधर डायरेक्शन में बह रही है, और नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या सेम डायरेक्शन में, मतलब इस करंट एलिमेंट BL, सॉरी IB है यहाँ पे, दिस विल बी IB, ओके। IB ये IL है, यहाँ पे IB क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे ये BC सेगमेंट की लेंथ कितनी है, D है, ठीक है। तो थीटा देखिए यहाँ पे IB भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे फॉर BC थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसके लिए, फॉर BC सेगमेंट के लिए, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेगमेंट BC के द्वारा सेगमेंट BC पर इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स कितना है, 0 है, ठीक। अब आइए सेगमेंट AD की बात करते हैं। फॉर सेगमेंट AD में भी क्या है, फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। इसको जब अपन रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ILB साइन थीटा। अगेन ये जो थीटा है क्या है, आपको पता है, दैट इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट AD एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए यहाँ पे देखिए AD की लेंथ कितनी है, स्मॉल b, ठीक है। तो थीटा मतलब AB की लेंथ कितनी है, स्मॉल b, एंड जो AD है, AD देखिए क्या है, इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा वैल्यू आ गई कितनी, 180 डिग्री, ये किसके लिए, फॉर AD, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 इज 0, तो यहां से भी जो फोर्स की वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, 0। It means that in segment AD and BC of a current carrying loop, the value of force is 0, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों,
तो आगे देखिएगा, अभी अपन ने दो सेगमेंट की बात कर ली, एडी और बीसी की बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फॉर सेगमेंट एबी, ठीक है। एबी सेगमेंट की बात करते हैं, इस वाले सेगमेंट। अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए और फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले तो वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो सबसे पहले वैल्यू के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इसको फर्दर रिजॉल्व किया तो आई एल बी साइन थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, थीटा विल बिकम, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, एबी पर करंट क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक। मतलब दोनों के बीच का बनने वाला एंगल विल बी व्हाट, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। अब sin 90 इज व्हाट, 1 मींस मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट अलोंग एबी सेगमेंट, ठीक है। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई एल बी। This is the magnitude of force which is acting along the segment AB, ठीक है। अपन ने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। Now what we will find? We will find the direction। कैसे फाइंड करेंगे, तीन तरीके बताए हैं आपको मैंने, उन तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन में अलग अलग तरीका यूज करूंगा, मतलब दोनों सेगमेंट के अलग अलग तरीका यूज करूंगा। एबी सेगमेंट के लिए मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो इंडेक्स फिंगर है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब मूवमेंट मोशन ऑफ चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन व्हाट दिस थंब विल शो, व्हाट दिस थंब विल शो द फोर्स एक्टिंग इन अ करंट कैरिंग सेगमेंट और करंट कैरिंग लूप और एनीथिंग यू कैन से एक्टिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ तो देखिए करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक, और करंट क्या है, ऊपर डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर वाले डायरेक्शन में। तो ये जो थंब है ये क्या है, इनवर्ट आ रहा है, इनवर्ट मतलब बोर्ड के अंदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। सेगमेंट एबी के लिए अपन ने फोर्स की वैल्यू भी निकाल ली और क्या है, फोर्स का डायरेक्शन भी देख लिया। अब आइए फॉर सेगमेंट यहाँ पे देखिए कौन सा बचा है, सीडी बचा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इसको रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अगेन दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट CD एंड मैग्नेटिक फील्ड। कितना है, देखिए करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो अगेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, 90 degree, and if the value of theta is 90 degree, sin 90 will be 1 and the force that is acting along the segment CD will become maximum। तो यहाँ पे भी F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ILB, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया, अब क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करेंगे। पिछली बार मैंने क्या किया था, यूज किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस बार मैं यूज कर रहा हूँ राइट हैंड पाम रूल। तो आपको पता है कि अगर ये फोर फिंगर्स क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। तो जिस डायरेक्शन में पाम फेस करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो देखिए सेगमेंट सीडी में मैं लगा रहा हूँ पाम रूल, इसमें देखिए इस प्रकार से अगर मैं फिंगर्स को रखूं तो फोर फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन है क्या है, डाउनवर्ड है सीडी में। तो ये जो पाम है क्या है, आपकी तरफ आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस सीडी सेगमेंट में लगने वाला फोर्स विल बी व्हाट, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, इस तरीके से, देख रहे हैं ना। अब यहां पे देखिए फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलोंग सेगमेंट AB एंड CD इज सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग दीज टू सेगमेंट इज डिफरेंट। AB में किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, और
CD में किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। अब बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं किसी भी पॉइंट पे, और वो फोर्सेस कैसे होते हैं, फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट acting on a non-collinear points, then they form a couple and are called क्या, टॉर्क। ठीक, टॉर्क कैसे लगता है, अगर कोई फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, और कहां लग रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे। ये विशेष ध्यान रखिएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब कोई भी पॉइंट्स अलोंग डिफरेंट लाइन होते हैं। ठीक है, मतलब सपोज अगर मैं एक पॉइंट लूं यहाँ पे और इस पे एक फोर्स कह दूं कि इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, ये भी एफ है ये भी एफ है। ठीक है, दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डायरेक्शन इज डिफरेंट बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। सो इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, देन ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, और यहां पे देखिए ये जो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ये अलोंग द डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, ऐड कर रहे हैं। एक पॉइंट है अलोंग द सेगमेंट AB में और दूसरा पॉइंट है क्या, अलोंग द सेगमेंट CD में। मतलब जो फोर्स है दैट इज कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, दैट फोर्स इज व्हाट, नॉन कोलिनियर। तो ऐसे फोर्सेस को अपन क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सेगमेंट AB और CD में क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब आइए अपन देखते हैं कि इस AB और CD में लगने वाले इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, या टॉर्क में अगर कहूं सही भाषा में, तो इन पे लगने वाला टॉर्क का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, क्या वो टॉर्क ऐड होंगे, क्या वो टॉर्क सब्ट्रैक्ट होंगे, तो करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने इस करंट कैरिंग कॉइल का एक सेगमेंट BC लिया इस तरीके से, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, B। और इन दोनों पॉइंट्स BC के बीच, सेगमेंट BC के बीच में एक पॉइंट लिया जहां पे हमको क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इस BC में, मतलब इस पॉइंट B में AB के द्वारा करंट कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, तो मैं उसको डिनोट कर देता हूँ क्रॉस से। और पॉइंट C पे देखिए, पॉइंट C से करंट कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, कहाँ, सेगमेंट CD में। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ डॉट की तरफ। तो ये हो गया CD और ये हो गया AB। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमको टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी डिस्टेंस है B/2, और यहां से भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B/2। अब AB मतलब पॉइंट B में लगने वाला फोर्स क्या है, इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड की तरफ, अभी आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में निकाला, तो ये फोर्स हो गया किधर पे, इनसाइड में। इसकी वैल्यू होगी F1 = ILB। ठीक है, और C पे लगने वाला फोर्स किधर है, आउटसाइड में, तो हो गया F2 = ILB। अब देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट पर ये F1 फोर्स इस पॉइंट पर F1 फोर्स के द्वारा सेगमेंट BC किधर घूमेगा, इस तरफ। ठीक है, और इस पॉइंट पर F2 फोर्स के कारण ये सेगमेंट किधर घूमेगा, इस तरफ। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक पूरा रोटेशन दिला रहे हैं, मतलब दोनों टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए नेट टॉर्क टाउ नेट = τ1 + τ2। ठीक है, अब आपको पता है टॉर्क
Torque is what? Torque is force into perpendicular distance between the forces, right? So here R1 cross F1 plus R2 cross F2. If we resolve this in further, we will find that it will become R1 F1 sine theta plus R2 F2 sine theta. Now this angle theta is nothing but the angle between the force and the distance between the forces. See from here, the force is in this direction inside, okay, and perpendicular distance. If you suppose that this is BC, which is a segment, so one force will be force F1 is in this direction, okay, inside. So how much angle they are making with each other? The value of theta is what? 90 degree. Okay. So from here, this is the perpendicular distance. In the same way, here also R2 and sine theta is the perpendicular distance. So in both these cases, the value of theta is 90 डिग्री. ठीक है, थीटा 90 डिग्री है तो फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा R1 F1 प्लस R2 F2, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. अब यहाँ से F1 की वैल्यू रख दीजिए और F2 की वैल्यू रख दीजिए. तो F1 की वैल्यू, R1 क्या है? R1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे क्या करना है? वैल्यू ऑफ टॉर्क निकालना है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? देखिए b/2. और F1 की वैल्यू कितनी है? ILB. सेम इसी तरह से R2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट C की उस पॉइंट से जहां पे हमको क्या करना है? टॉर्क निकालना है. तो ये हो गया b/2 और F2 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ILB. ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ILBB. ठीक है, ILBB. अब यहाँ पे देखिए ये जो है LB is what? area of this current carrying coil. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, this will become what? IAB. Okay, this is the value of net torque for one turn. Okay, so for n turns, यहाँ पे coils में क्या हो सकता है? coils में बहुत सारे turns भी हो सकते हैं, है ना? तो for n turns the value of net torque will become NIAB. Okay, now this net torque is when this net torque acts on this current carrying coil. If the plane of this coil means, यहाँ पे क्या है? Wait, I'll show you. यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ. और सपोज ये कॉइल है, ठीक है, यहाँ ये इधर से इधर की तरफ क्या है? इधर से इधर की तरफ जा रही है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से नीचे से हर जगह से, ठीक है. और ये क्या है? करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, जिसमें करंट यहाँ से जाता है इस तरीके से और इस तरीके से बाहर आ जाता है ना. तो ये जो कॉइल का प्लेन है, प्लेन मतलब जिसके सपोर्ट से वो रेस्ट कर रहा है, ये प्लेन जो है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में. ठीक है, एरिया वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में. और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये वैल्यू टाउ नेट इज इक्वल टू NIAB. ये वैल्यू है कब पॉसिबल? जब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसका जो प्लेन है, प्लेन मतलब नथिंग बट द एरिया वेक्टर. आप समझ के रखिए कि इसका जो प्लेन है दैट इज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि दिस इज वैलिड when the plane
of coil of current carrying coil is perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि अगर मैं इस करंट कैरिंग लूप को, ठीक है, इस करंट कैरिंग, ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, कहाँ प्लेस था, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस था, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, या फिर कह लो आप वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इधर की तरफ जा रही थी। और मैंने इस करंट कैरिंग कॉइल को एक सर्टेन एंगल थीटा से क्या कर दिया, इस तरीके से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब जो है देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। तो एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा पे क्या कर दिया मैंने, इस कॉइल को इस तरह रोटेट कर दिया। तो अब इस कॉइल को एंगल थीटा पे रोटेट करने पे टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी वो अपन अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो अपन ने पढ़ा है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स into what, perpendicular distance between the points where we have to calculate the value of torque। अब देखिए इस पॉइंट O पर लगने वाला टॉर्क की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सपोज मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया P और इसको मान लिया मैंने Q, तो ये OQ जो है, दिस OQ विल बी कॉल्ड व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए कि ये कॉइल का प्लेन है, कौन सा, इस तरीके से, ये कॉइल का प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, इस तरीके से थी, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है, ठीक है, और ये जो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और एरिया वेक्टर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, ठीक है, और उससे एंगल थीटा बना रहा है कौन, करंट कैरिंग कॉइल। ये पूरी करंट कैरिंग कॉइल का एक सेगमेंट है BC, है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। और यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा बना रहा है, जब ये एंगल थीटा है तो दिस पूरा एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज व्हाट, इट इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ द कॉइल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो दिस होल इज अगर 90 डिग्री, तो ये जो एंगल हो जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए इन ट्रायंगल POQ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 क्यों किया हूं मैंने, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, OQ की वैल्यू चाहिए, है ना। OQ की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन हाइपोटेनस कितना है, OP, दैट इज B बाय 2, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी OQ अपॉन B बाय 2, और इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो हो जाएगा B बाय 2 sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, OQ, ठीक है। ये क्या है, इस पॉइंट C पर F2 की डायरेक्शन, F2 इस डायरेक्शन में है, तो वहां से एक्ट करने वाले टॉर्क के बीच की क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस OQ की होगी, उसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके दो पॉइंट्स लेता हूँ, सपोज ये है P डैश और ये है क्या, Q डैश, तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, OQ की होगी, उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट OQ डैश की होगी। तो OQ डैश की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, B बाय 2 sin थीटा इज इक्वल टू OQ डैश, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्क जो नेट था, नेट टॉर्क इज व्हाट, फोर्सेस, यहाँ पे देखिए F1 पे देखिए फोर्स कितना है, ILB, ठीक है, एंड द वैल्यू एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, B बाय 2 sin थीटा, ओके। अब यहां से देखिए
अगेन ILB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस OQ, यह भी निकाल लिया अपन ने B/2 sin थीटा, B/2 sin थीटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, ये हो जाएगा ILB B sin थीटा, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर कि IL स्मॉल b B sin थीटा। ठीक है, अब ये जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ दैट कॉइल, है ना, तो ये हो जाएगा IAB sin थीटा। ठीक है, एंड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, for n turns, the value of net torque will become what? The value of net torque will become NIA B sin थीटा। अब यहां से देखिए, ये जो NIA है, ठीक है, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ये जो NIA है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या इलेक्ट्रिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसी तरीके से ये NIA क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज डिनोटेड बाय आपका स्मॉल m। ठीक है, तो ये स्मॉल m की वैल्यू होती है कैपिटल NIA। तो यहां से अगर मैं NIA की जगह स्मॉल m रख दूं, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वहां से मुझे टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी m क्रॉस b, या फिर इसको ऐसे लिख दूं अगर MB sin थीटा, और इसको फर्दर रिजॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा M क्रॉस B। ठीक है, सो दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग on this coil which is placed at an angle theta from the direction of what, magnetic field। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू जाएगी tau is equal to M क्रॉस B, where M is what, M is the magnetic moment। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, इसके जो बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। सबसे पहले तो ये समझिए कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ठीक, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ गिवन सर्किट। कोई भी एक सर्किट आपको दी जा रही है, ठीक है, उस पे हमको ये पता लगाना है, या कोई भी आपको वायर दी जा रही है उस पे आपको ये पता लगाना है कि क्या है, उस वायर में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका पता लगाने के लिए अपन एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। जैसे टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट वी यूज व्हाट, एमीटर। टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी टेक व्हाट, वी टेक वोल्टमीटर। तो इसी तरीके से अगर किसी सर्किट में करंट बह रही है कि नहीं बह रही है, उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज व्हाट, गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर देखे होंगे लैब में जाके, है ना, तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जहां पे नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द टू कर्व strong magnets, these are the two curves strong magnets। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को कर्व क्यों करके रखा है, कर्व इसलिए करके रखा है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएं, ठीक है, वो सब क्या है, ये जो आपकी आयरन कोर दिख रही है इस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कर्व मैग्नेट्स का यूज किया है टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। बेसिकली जो आप गैल्वेनोमीटर देखते हो, सपोज सामने से आप गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके का। तो ये जो कर्व पोर्शन है, दिस इज व्हाट, दीज आर द कर्व मैग्नेट, और ये जो डंडी होती है, ठीक है, ये पूरी पीछे तक होती है। ठीक, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर, ये आयरन की कोर होती है। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या लपेटा जाता है अपना, इसी से एक अटैच इस तरीके से नीडल होती है जो डिफ्लेक्शन शो करती है ना, और इस कॉइल पे, इस सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या लपेटा जाता है, कॉपर लपेटा जाता है। ठीक है, तो दिस सॉफ्ट आयरन कोर हैज अ वाइंडिंग ऑफ
कॉपर, और इसी कोर से अटैच क्या होती है इस तरीके से नीडल होती है विच शोज द डिफ्लेक्शन। तो अब देखिए जब भी आप करंट पास करते हो, कॉपर वाइंडिंग, कॉपर की वाइंडिंग है, ठीक है, ये क्या करती है, जैसे ही कॉपर वाइंडिंग में करंट पास होता है, ठीक है, तो वहां पे इस नीडल में क्या होगा, टॉर्क ऐड करेगा, बट नेचुरल है ना, तो दिस टॉर्क विल प्रोड्यूस व्हाट, टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा, आपके प्रीवियस लेक्चर मतलब प्रीवियस टॉपिक में देखा था क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस सम डिफ्लेक्शन। वहां पे क्या हो रहा था, जब टॉर्क लग रहा था तो कॉइल क्या हो रही थी, घूम रही थी ना टॉर्क के कारण अबाउट दैट पॉइंट O, है ना, तो यहाँ पे टॉर्क व्हाट विल प्रोड्यूस, टॉर्क विल प्रोड्यूस दिस डिफ्लेक्शन अल्फा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, ये सपोज एक एंगल है तो डिफ्लेक्शन इधर प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या है, एक सर्टेन एंगल से मूव कर गया, so this torque will produce what, deflection, and the amount of deflection which is produced is directly proportional to the torque acting in this coil, ठीक है, तो torque is directly proportional to alpha, और यहाँ पे ये जो torque है that is called restoring torque, and this alpha is the deflection, alpha is the deflection, and this torque is called the restoring torque. restoring torque क्यों कहा हमने, क्योंकि आप जब देखोगे अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये क्यों आ जाती है, क्योंकि उसमें सम अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रहा होगा, तो दैट वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूँ तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू के अल्फा, जहां पे ये जो के है दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, दिस के इज व्हाट, दिस के इज टॉर्शनल कांस्टेंट। और आपने पढ़ा है कि अभी अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे क्या ऐड करता है, टॉर्क ऐड करता है, तो दिस टॉर्क इज व्हाट M क्रॉस B, वेयर दिस, ये आपने क्या है अभी देखा था फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, ये M क्रॉस B क्या है, M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो M की वैल्यू होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की NIA, ओके, तो यहाँ पे अगर इसको मैं फर्दर रिजॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा MB sin थीटा, और M की वैल्यू अगर पुट करूँ तो हो जाएगा NIAB sin थीटा, और ये टॉर्क क्या है, दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क whose value is equal to what, k अल्फा, तो यहाँ पे लिख दीजिए k अल्फा k। अब यहाँ पे देखिए ये sin थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको बहुत बार बताया गया है कि दिस करंट एलिमेंट IA एंड B, इनका जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मतलब दे बोथ आर इन व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, बिकॉज करंट एलिमेंट IA इज परपेंडिकुलर टू व्हाट मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसको हो जाएगा k अल्फा इज इक्वल टू NIAB, बिकॉज sin 90 इज व्हाट 1, तो यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू k अल्फा अपॉन NAB, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर की, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान विशेष रखिएगा कि ये जो अल्फा है, दिस अल्फा विल बी इन रेडियंस, वहां पे क्या था, थीटा था, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, यहाँ पे ये जो अल्फा होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज मेजर्ड इन रेडियंस, और ये जो अल्फा है दैट इज व्हाट, डिफ्लेक्शन, यहाँ पे दिखा ना अल्फा इज व्हाट, डिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होती है। Sensitivity is nothing but the amount of deflection produced when 1 unit current is passed through the galvanometer। तो sensitivity देख लेते हैं अपन, sensitivity of galvanometer ये होती है, दो तरह की होती है, सबसे पहले ठीक है, पहले तो देखिए सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड per unit current,
deflection produced per unit current in the galvanometer. ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इन दी गैल्वेनोमीटर. ठीक है, और अभी अपन ने फॉर्मूला देखा कि I इज इक्वल टू के अल्फा अपॉन एन ए बी. ठीक है, अब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट का मतलब होता है अल्फा अपॉन आई. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, यहाँ पे अल्फा क्या था, डिफ्लेक्शन था, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के. ठीक है, और यहाँ पे ये जो अल्फा अपॉन आई है, दिस अल्फा अपॉन आई इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, दिस अल्फा अपॉन आई इज व्हाट, करंट सेंसिटिविटी. इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन, यहाँ पे देखिए, और ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है. ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो अगर यहाँ पे मैं R से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे R से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये इक्वेशन बोथ साइड डिवाइडेड बाय R, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फा अपॉन आई आर इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर. और आई आर क्या है, किसके बराबर है, V के बराबर है. ये हो जाएगा अल्फा अपॉन V इज इक्वल टू एन ए बी के इंटू आर. ठीक है, एंड दिस अल्फा अपॉन V इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक, तो आप सेंसिटिविटी को ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ दैट wire in which we have to detect the value of current, detect the presence of current. ठीक है, तो sensitivity is nothing but the deflection produced per unit current or the deflection produced per unit potential difference between the 2 points on that current carrying wire. ठीक, अब next अपन देखेंगे figure of merit. Figure of merit is the current passing through a galvanometer when unit deflection is produced. ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू होता है के अल्फा अपॉन एन ए बी. तो ये जो फिगर ऑफ मेरिट होगा, दिस विल बी व्हाट, अल्फा अपॉन आई अपॉन अल्फा, करंट पासिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब द अमाउंट ऑफ करंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो I बाई ए हो जाएगा, I बाई अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे I बाई अल्फा इज नथिंग बट K अपॉन एन ए बी. ठीक है, सो दिस I बाई अल्फा इज नोन एज द सेंसिटिविटी, सॉरी नॉट सेंसिटिविटी, इट इज द फिगर ऑफ मेरिट. I बाई अल्फा इज नोन एज व्हाट, फिगर ऑफ मेरिट. ठीक है, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कि हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर. नाउ वी विल लुक दैट हाउ विल अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई सर्किट लेता हूँ, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस R एंड यहाँ पे सम वोल्टेज इज अप्लाइड and its value of R is 5 ohms and the value of this potential is 10 volt. ठीक है, इस तरीके से करंट पास हो रही है. तो यहाँ पे अगर इस सर्किट में मैं इस रेजिस्टेंस के आगे एक एमीटर लगाता हूँ, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ करंट है वो कितनी आ जाएगी, मींस द टोटल वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट इज V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो ये हो जाएगा कितना, 10 बाय 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स. ठीक है,
तो अगर मैं रेजिस्टेंस के आगे एक एमीटर लगाता हूं तो वहां पे मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 एम्पियर मिलेगी। ठीक है, अगर मैं सपोज इस रेजिस्टेंस के आगे गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या है, मैं अगर गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ करंट है दैट विल नॉट इक्वल टू 2 एम्पियर। क्यों 2 एम्पियर के इक्वल नहीं होगी, इसको समझिएगा। अभी आपने जब गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखा था तो वहां पे किसकी वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। ठीक, और उस कॉपर की वाइंडिंग के कारण जो गैल्वेनोमीटर है उसका भी क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगी। वाइंडिंग सपोज ये थी आयरन की कोर और इसी भी क्या है, कॉपर की वायर इस तरीके से लपटी हुई है। ठीक है, तो उस कॉपर की वायर के कारण कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या गैल्वेनोमीटर भी शो करेगा। ठीक है, तो करंट इस सर्किट में जो होगी दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। R प्लस G, where G is what? G is the resistance of गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दिस इज G is what? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर के साथ साथ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सब्सटेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को इस सर्किट में डायरेक्टली जोड़ देता हूँ इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम मुझे आती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि इस सर्किट में करंट बह रही है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस करंट के कारण ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये ब्रेक होने का डर रहेगा। ठीक है, और दूसरा अपन ने देखा कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे इस रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में लगाता हूँ तो वहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा क्यों, क्योंकि वहां पे गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो जो करंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 2 एम्पियर। तो अब इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करते हैं, एक वायर एक हाई स्मॉल रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, सपोज दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एंड यहां पे करंट आ रही है I। तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं S, एंड दैट S इज इक्वल टू व्हाट, शंट। ठीक है, हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड दैट स्मॉल रेजिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, शंट। तो अब देखिए ये जो शंट है, ये जो शंट है इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर। समझिएगा इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, अगर ये शंट की वैल्यू, मतलब शंट इज द रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक टाइप का स्मॉल रेजिस्टेंस है। शंट क्या है, एक तरह का स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे मैं इस शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम रखता हूं तो वहां पे ये दोनों किस अरेंजमेंट में है, पैरेलल अरेंजमेंट में। और पैरेलल अरेंजमेंट में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, ठीक है, तो जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है दैट इज R इक्विवेलेंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उससे कम हो जाती है। समझिए एग्जांपल के थ्रू, अगर मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है, और शंट का रेजिस्टेंस क्या है, 0.5 ओम है, तो जो ओवरऑल इक्विवेलेंट वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की इस सर्किट में वो लेस देन क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, लेस देन 0.5 ओम्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई।
ठीक है, शंट से भी कम हो गई, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो जब ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होगा इस सर्किट में कम होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी, पास होगी। कहां से, इस वायर, इस शंट से पास हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शंट की वैल्यू क्या है, हमने गैल्वेनोमीटर से कम रखी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। कैसे सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे मैंने शंट लगाया तो शंट की वैल्यू को गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से क्या कम रखा, तो वहां पे करंट किधर से पास हो गई, सारी शंट से पास हो गई। जब करंट शंट से पास हो गई तो गैल्वेनोमीटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के कारण उसका नीडल क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ शंट मैंने गैल्वेनोमीटर से कम रखी, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ये R/G, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो जो करंट फ्लोइंग है इन द सर्किट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल करंट जो सर्किट में बह रहा है वो एक्यूरेटली आएगा। ठीक है, तो अब फाइंड करना है अपन को क्या, कि ये शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, ठीक, और यहां से करंट आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कह रहा है, यहां से देखिए कि अगर मैं इधर से इधर मूव करता हूं, मतलब इधर से इधर की तरफ मूव करता हूं, पूरे सर्कल कह रहा हूं, तो यहां से मैं गया इधर की तरफ, तो क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप है। पोटेंशियल का ड्रॉप मतलब दिस इज IS into S, ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, ठीक है। और इधर से वापस मैं इधर पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूं, तो यहां पे देखिए क्या पोटेंशियल का राइज है। पोटेंशियल का राइज मतलब IG into G, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा IGG इज इक्वल टू ISS, तो यहां से S की वैल्यू आ जाएगी IGG अपॉन IS, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ये जो I है ये क्या है, I से टोटल करंट। अब ये टोटल करंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, IG में और IS में, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस टोटल करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IG प्लस IS। तो यहाँ पे IS क्या हो जाएगा, IS विल बी I माइनस IG, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं IS की जगह, तो मुझे शंट की जो वैल्यू है दैट विल बिकम IGG अपॉन I माइनस IG, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ शंट विल बी व्हाट, IGG अपॉन I माइनस IG, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। फिर से अपन देखते हैं एक सर्किट। सपोज ये I बह रही है और मैंने कहा कि I क्या है, 2 एम्पियर्स है, और ये R की वैल्यू है 5 ओम्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस अगर एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं, ठीक है, तो दैट वोल्ट मीटर विल शो मी द वैल्यू V इज इक्वल टू IR एंड दैट इज नथिंग बट 2 into 5 दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट की मेरे को यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देता हूं। पैरेलल में क्यों लगाऊंगा मैं, बिकॉज मुझे क्या है, इस रेजिस्टेंस का क्या मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, इसलिए मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगा दिया। वहां पे क्या मेजर करना था, करंट मेजर करना था। करंट कैसे मेजर करते हो, रेजिस्टेंस के सीरीज में एक वोल्ट एमीटर को लगाते हो, लेकिन यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर नहीं लगा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मतलब जो ये फंक्शन है गैल्वेनोमीटर का, ये एज अ वोल्ट मीटर करवाना है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, इस गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। इसका R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू 5 ओम्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक सर्किट क्लोज इस तरीके से, इसका पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यहाँ से करंट जा रही है इस तरीके से। अब यहां से करंट जा रही है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको कि ये गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, और उस कॉपर की वाइंडिंग के कारण इस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ क्या होता है,
रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास होगी IG, ठीक है। और ये क्या हो गई IR। सपोज IR की वैल्यू क्या है, IR अगर IG की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर, कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो पास होगी 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे IR की वैल्यू है 1.5 एम्पियर बचा हुआ करंट। तो क्या ये गैल्वेनोमीटर इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू सेम मेजर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी, गैल्वेनोमीटर की भी हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर से भी पास होगी, और उस स्मॉल करंट IG गैल्वेनोमीटर के पास होने के कारण कुछ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी क्या, इस R में ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, देखिए V इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा है IR इंटू R, ठीक है। IR की वैल्यू कितनी है 1.5 और रेजिस्टेंस क्या है 5, तो ये कितना आ रहा है 7.5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और उसके कारण जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7.5 वोल्ट। सो दिस गैल्वेनोमीटर विल नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक्यूरेटली। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर जिससे करंट IG पास हो रही है, ठीक है। और यहां से मैं इसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगा देता हूं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस मैंने क्या है, दिस इज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके एंड्स के अराउंड में, इसके एंड्स के अराउंड क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दिया। इस हाई रेजिस्टेंस के कारण जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जब सीरीज में कोई दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो जो नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है R इक्विवेलेंट होती है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि वहां पे इन दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अगर हाई रेजिस्टेंस के कारण इस ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू और भी ज्यादा हाई हो जाएगी, तो क्या वहां से करंट पास होगा, वहां से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। तो अगर या इस सर्किट से, ये गैल्वेनोमीटर से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही है, तो पूरी की पूरी करंट कहां से पास होगी, रेजिस्टेंस से पास होगी, और हमको क्या है V की जो वैल्यू दैट विल बी एक्यूरेट। तो अब देखते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए अगर देखिए यहाँ पे करंट वापस से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो फ्रॉम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, V है, दिस इज V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे वापस घूमेंगे अगर, तो यहां से स्टार्ट करूं मैं अगर, तो जाएगा V माइनस IGG माइनस IR, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ पे IG होगा, IG एंड दिस इज RS क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में अप्लाई किया हमने, ठीक है। RS सीरीज रेजिस्टेंस। क्यों? इधर से इधर जाओगे तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन क्या है यहाँ पे पोटेंशियल का राइज है, इसलिए V पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप जो जाएगा V माइनस IGG इज इक्वल टू IG इंटू RS। तो यहाँ से सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, V माइनस IGG अपॉन IG। इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस IG G अपॉन IG। तो यहां से ये IG से IG कट गया, तो वैल्यू ऑफ RS विल बी व्हाट, V अपॉन IG माइनस G।
where G is what? G is the resistance of the galvanometer. So the value of height resistance RS will be what? V upon IG minus G. ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर.